बच्चों से ये कह रहा हूँ कि ये नॉट फिजिबल होगा। क्यों नॉट फिजिबल होगा? बिकॉज यहाँ पे बहुत ही अनस्टेबल बन रहा है, और केमिस्ट्री में जो अनस्टेबल होता है वो नहीं बनता है कभी। ठीक है, देख लो, लिखो, मैं आता हूँ। लिख लिया सुन बेटा, नोट कर लिया? नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इतना लिख लिया बच्चों ने? किस नंबर पे भेजा? कॉन्फ्रेंस वाले भेजो। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अब मैं नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, है ना? नया चैप्टर नहीं, पहले कार्बन आयन देख लेते हैं। कार्बन आयन की बात कर लेते हैं, दूसरे इंटरमीडिएट्स की। ठीक है, कार्बन आयन्स क्या होते हैं बेटा? यहीं पे CH3 माइनस लिखा हो, R माइनस हो, CH3 CH2 माइनस हो, है ना? इन्हें कार्बन आयन्स बोलते हैं। ठीक है, क्या विशेषता है इनकी? बहुत कम जगह ही बनते हैं ये, है ना? CH3 माइनस की अगर हम बात करें तो इसमें कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 होता है। क्यों होता है? क्योंकि इट हैज 8 इलेक्ट्रॉन्स। 8 इलेक्ट्रॉन मतलब 4 पेयर आ जाएंगे, sp3 आ जाएगा। इसमें जो शेप है, शेप पिरामिडल होता है। शेप जो होता है वो पिरामिडल, एक लोन पेयर के फॉर्म में बैठा होता है, शेप विल बी पिरामिडल। ठीक है, स्टेबिलिटी की बात करते हैं, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी की। तो अगर मेरे पास 3 कार्बन आयन है,
ठीक है, और CH3 CH2 माइनस, है ना, और एक और कार्बन आयन है CH3 माइनस। आपको अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर अरेंज करना हो तो कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा बता सकते हो आप लोग? अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, विच इज़ मोस्ट स्टेबल? कैन यू टेल मी बेटा, बोलो। सबसे स्टेबल 4 होगा। क्यों होगा विद्याधर, बता बेटा रीजन के साथ, रीजन क्या आएगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, सही कह रहे हैं। अब ये नेगेटिव चार्ज तो बोझ है, ये तो पता है सबको। ये जो नेगेटिव चार्ज है वो कार्बन पे बोझ है। अब इनका इफेक्ट कैसा होता है? इनका भी प्लस आई है, इनका भी प्लस आई है, इनका भी प्लस आई, रेजोनेंस तो हो नहीं रहा, उन्होंने डेल्टा माइनस माइनस बढ़ा दिया। ठीक है, इनका भी प्लस आई है, इनका भी प्लस आई है, इन्होंने डेल्टा माइनस माइनस बढ़ाया, इनका प्लस आई तो इन्होंने डेल्टा माइनस बढ़ाया, और यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं है, तो ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा स्टेबल 4 होगा, फिर 3। दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, बिल्कुल अपोजिट है, और यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होता। ठीक है, लिख देना आप, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ प्लस आई इफेक्ट। वॉइस क्लियर नहीं आ रही? कितने लोगों को वॉइस क्लियर आ रही है? अभिषेक बेटा देख, नेट की प्रॉब्लम होगी, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ प्लस आई इफेक्ट हो गया, यहाँ बोल देता हूँ, हाइपर कॉन्जुगेशन इज इनइफेक्टिव, INEFFECTIV, ineffective in case of carbon ions। फिर क्वेश्चन आता है क्या रेजोनेंस इफेक्टिव होगा? आंसर इज यस, रेजोनेंस इफेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा एक और एग्जांपल लिख लें ताकि समझ में आ जाए। ठीक है, ये लिखा रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, दिस इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर, 1 2 3 और 4। इसमें अगर रेजोनेंस वाला आ गया तो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। जैसे मान लो मैं आपको एग्जांपल दूं, CH3 का होल थ्राइस C माइनस, CH3 का होल ट्वाइस CH माइनस, CH3 CH2 माइनस, CH3 माइनस, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस, ये हो जाएगा हमारा एलाइल कार्बन आयन। ठीक है, उसके अलावा हो जाए एक बेंजाइल आ जाए कार्बन आयन। ठीक है, यहाँ आ जाए CH2 माइनस। तो इनकी नंबरिंग कर देते हैं, नंबरिंग हो गई 1 2 3 4, ये 5 है और ये 6 है। सबसे स्टेबल इसमें 6 हो जाएगा, रेजोनेंस है भयानक वाला। ठीक, उसके बाद फिर 5 हो जाएगा, रेजोनेंस है। 5 के बाद फिर 4 हो जाएगा, 4 के बाद फिर, सॉरी, 4 के बाद फिर 3 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा और फिर 1 हो जाएगा। दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ठीक है, यहाँ पे भी रेजोनेंस है और यहाँ पे भी रेजोनेंस है, भाई किसी में रेजोनेंस नहीं है। ठीक है, लिख लो एग्जाम्पल, सारे बच्चे, सारे बच्चे, प्यारे बच्चे लिख डालो जल्दी से, लिख डालो। सर्व विद्यार्थी कंप्लीट करिए। एक सेकंड।
वही ना अनम्यूट। हाँ नोट कर लिया बेटा। चलो, तो ये कार्बोनाइन की बात हो गई। कार्बोनाइन के बाद जो नेक्स्ट इंटरमीडिएट है हमारा, वो है फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल क्या होता है, बोलो मेरे बच्चों, बोलो, व्हाट इज फ्री रेडिकल? बोलो बोलो, रिप्लाई करो चैट में, व्हाट इज फ्री रेडिकल बाय द वे? प्रोडक्ट ऑफ होमोलिसिस, वेरी गुड, बहुत अच्छा बच्चा है ये। तो कौन कौन से फ्री रेडिकल बन सकते हैं? देखो, अगर हम फ्री रेडिकल्स की बात करें, है ना, फ्री रेडिकल्स की बात करते हैं, तो फ्री रेडिकल्स कैसे बनते हैं? होमोलिसिस से बनते हैं, है ना। दे डू नॉट हैव चार्ज, एक्चुअली एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है ना, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने बच्चों से कहा कि मेरे पास CH3Cl था। CH3Cl का क्या किया मैंने? सनलाइट के प्रेजेंस में होमोलिसिस कराया। तो होमोलिसिस में आधा एरो इधर लगाते हैं, आधा एरो इधर लगाते हैं, क्या मिलेगा? CH3 डॉट मिलेगा, साथ में Cl डॉट मिल जाएगा। ठीक है, आप सिर्फ Cl2 ले लो, उसमें सनलाइट डाल दो, क्या मिलेगा? Cl डॉट प्लस का Cl डॉट। ठीक है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 ले लो, इसमें H न्यू डाल दो, क्या मिलेगा? CH3 डॉट प्लस का CH3 डॉट। ठीक है, क्लियर है? आप CH4 ले लो, है ना, CH4 ले लो, साथ में HCl ले लो, तो क्या बनाएगा ये? CH3 डॉट प्लस का H डॉट प्लस का H डॉट प्लस Cl डॉट। बनेगा या नहीं बनेगा? यस और नो? ये नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि H डॉट इज हाईली अनस्टेबल। यहाँ पे लिख लो आप लोग, है ना, H डॉट हाईली अनस्टेबल। ठीक है, कभी नहीं बनता, मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन था, है ना, उसको हाइड्रोजन के साथ अकेला छोड़ दिया आपने, तो कभी नहीं बनता ये। ठीक है, नेवर फाउंड। तो इसका अगर आप रिएक्शन कराओ तो क्या बनेगा? अगर आप रिएक्शन कराओगे तो दिस विल गिव अस CH3 डॉट, सॉरी, ये बन जाएगा हमारा CH3Cl बन जाएगा, साथ में H2 बन जाएगा। ठीक, क्लियर है सभी को? CH4 लिया हमने प्लस HCl लिया, तो CH3Cl बन जाएगा और साथ में H2 बन जाएगा। ठीक है, दो H डॉट बनेंगे, दोनों कंबाइन कर जाएंगे। इस टाइप से लिख सकते हो, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, CH4 प्लस का Cl2, सनलाइट डाली, क्या बनेगा? ये बना देगा हमारा CH3Cl बन जाएगा, साथ में HCl बन जाएगा। ठीक है, तो CH3 डॉट बना होगा, यहाँ से Cl डॉट बना होगा, दोनों ने आपस में कंबाइन किया, H डॉट और Cl डॉट ने कंबाइन किया तो HCl बना दी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस और नो? तो ये जो स्पीशीज बनी इन्हें हम फ्री रेडिकल्स बोलते हैं, है ना। जो स्पीशीज बना रखी है हमने, दीज आर नोन एज फ्री रेडिकल्स। ठीक है, क्या बोलते हैं इनको हम? फ्री रेडिकल्स बोलते हैं। आप मुझे ये बताओ, स्टेबिलिटी के बारे में क्या बोल सकते हैं हम लोग, है ना। स्टेबिलिटी ऑर्डर कैसे वेरी करेगा यहाँ पे, बताओ। अगर मैंने आपको क्वेश्चन दिया, मेरे पास एक फ्री रेडिकल है CH3 डॉट है, साथ में CH3 CH CH3 डॉट है, CH2 डॉट है, और CH3 डॉट है, और साथ में अपने पास बेंजाइल फ्री रेडिकल भी है। आपको बताना है स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा। 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और ये 5 है।
बताओ बेटा, स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओ सारे बच्चे, जल्दी से चैट में रिप्लाई करो, और किस बेसिस पे बोला है वो भी बताना आप लोग, है ना। मैंने ऑलरेडी बताया हुआ आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर। बोलो बच्चों मेरे, 2 3 4 5, 1 कहाँ गया, 1 हाईएस्ट होगा। बहुत कम लोग रिप्लाई कर रहे हैं। अभिषेक तू बता बेटा, अभिषेक जी, सांगा तुम्ही, सावरी कह रही है 1 सबसे ज्यादा स्टेबल है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 4 है। एक्चुअली जो ऑर्डर लिखा है वही सही है। एक तो इसमें तो रेजोनेंस दिख रहा है मुझे, है ना, यहाँ पे रेजोनेंस है, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन लिखेंगे 9 है, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 6 है, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन 3 है, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन 0 है, तो ये ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी हो जाएगा। दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। क्लियर है, दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। तो यहाँ रेजोनेंस हो जाएगा, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन काउंट कर लेंगे और हम ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी लिख लेंगे। क्लियर है, चलो इसके बाद बात करते हैं, डेफिनेशन लिख लेते हैं यहाँ पे डेफिनेशन। फ्री रेडिकल कैन बी डिफाइंड एज केमिकल स्पीशीज, फ्री रेडिकल कैन बी डिफाइंड as the chemical species which have a single unpaired electron, which have a single unpaired electron। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग लिख सकते हैं CH3 डॉट CH3 CH2 डॉट, है ना, सभी में जो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है ना, CH2 डॉट लिख लो, CH3 डॉट लिख लो, इन सभी में जो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 होता है, ध्यान रखना। ठीक है, कैसा हाइब्रिडाइजेशन होता है बेटा, sp2 होता है। कैसे बनाएंगे हम लोग, है ना, C बना दिया, एक H बना दिया, एक डॉट डॉट से H बना दिया हमने, ठीक है, पीछे की तरफ एक डार्क वाला H बना दिया, ये हमारी तरफ है फ्रंट की तरफ, है ना। sp2 है, प्लेनर हो गया ये, इस प्लेन पे परपेंडिकुलर एक p ऑर्बिटल होता है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक p ऑर्बिटल होता है, और इसमें क्या होता है, इसमें एक डॉट बैठा होता है, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये हमारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्लियर है बच्चों को। जो फ्री रेडिकल है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2 होता है, ज्योमेट्री हो जाएगी प्लेनर ट्राइगोनल, प्लेनर ट्राइगोनल, यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं प्लेनर ट्राइगोनल। ठीक है, स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं, स्टेबिलिटी में दोनों चीज़ों का तीनों चीज़ों का कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा स्टेबिलिटी में। तीनों क्या, दो ही बोलता हूँ मैं, एक तो हाइपर कॉन्जुगेशन देख सकते हैं और यहाँ रेजोनेंस देख सकते हैं। ठीक है, रेजोनेंस ऑब्वियसली क्या होगा, डोमिनेटिंग होगा, है ना, डोमिनेट्स। ठीक, इसके बाद बात आती है, जो अगला इंटरमीडिएट था हमारा वो था कार्बीन्स। ठीक, अगला इंटरमीडिएट था कार्बीन्स। कार्बीन अपने सिलेबस में नहीं है आप कह सकते हो, बट कुछ रिएक्शन में आता ही है ना, जैसे रिवर्टिवन रिएक्शन हम लोग पढ़े, है ना, तो रिवर्टिवन रिएक्शन में कार्बन इंटरमीडिएट्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, कौन सी रिएक्शन बेटा, रिवर्टिवन रिएक्शन। तो एक बार मैं कार्बन के बारे में 2 3 लाइन बताऊंगा आपको कि क्या होते हैं कार्बीन्स। इनका जनरल फॉर्मूला है वो कुछ इस टाइप से होता है, CCl2 टाइप से हो सकता है। ठीक है, दिस इज डाइक्लोरोकार्बीन। ठीक है, ये स्पेशीज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, देखने में लोन पेयर लग रहा है बट लोन पेयर नहीं, कार्बन के 6 ही बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे, है ना, इस इट हैज 6 इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं।
या फिर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होते हैं। ठीक है, हाँ किसी को डाउट है तो बताओ, समझ में आ रहा है? कार्बिन क्या होगा? CCl2 लिख सकते हो, Cr2 भी लिख सकते हो, ये डायल्काइल कार्बिन है, डायल्काइल कार्बिन। ठीक है, इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, कितने टाइप की कार्बिन्स होती हैं ये देख लेते हैं हम लोग एक बार। ठीक है, तो इनकी डेफिनेशन लिख देते हैं एक बार, पहली बार पढ़ रहे हैं लाइफ में, शायद नाम नहीं सुना होगा बच्चों ने। दे आर रिएक्टिव शॉर्ट लिव्ड न्यूट्रल स्पीशीज, दे आर रिएक्टिव शॉर्ट लिव्ड न्यूट्रल स्पीशीज, acting as electron deficient species या acting as electrophiles, ठीक है? कैसे बनाते हैं हम लोग, प्रिपरेशन देख लेते हैं। तो पहला एग्जांपल है प्रिपरेशन का, फोटोलिसिस और पायरोलिसिस ऑफ एलिफेटिक डायजो कंपाउंड्स। फोटोलिसिस और पायरोलिसिस ऑफ एलिफेटिक डायजो कंपाउंड्स, एलिफेटिक डायजो कंपाउंड्स। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे लिख सकते हैं CH2N2, इसका नाम है डायजोमेथेन, डायजोमेथेन। जब हम इसको हीट करते हैं या फिर इस पर सन की लाइट गिराते हैं तो क्या बनता है? यह बनता है CH2 कार्बिन बनता है और साथ में बन जाता है N2 गैस। ठीक है, तो इसका नाम है मिथाइलिन, मिथाइलिन भी बोलते हैं या सिंपली कार्बिन भी बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है? और एग्जांपल लिख सकते हैं, फोटोलिसिस और पायरोलिसिस ऑफ केटीन्स, ठीक है। अगला एग्जांपल है फोटोलिसिस और पायरोलिसिस ऑफ केटीन्स। केटीन्स क्या होती है बेटा? एक सेकंड में सूरज सर को एक मैसेज कर देगा। ठीक, केटीन्स वाला देखते हैं। केटीन होती है CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, कीटोन जैसा ही नाम लग रहा है वैसे कुछ होता है ये, उनको केटीन्स बोलते हैं। ठीक है, KETENE, केटीन। जब इसको हीट करते हैं या फिर सनलाइट गिराते हैं तो क्या होता है? यू गेट CH2 डबल डॉट, साथ में CO गैस निकल जाती है, CO गैस निकल जाती है। क्लियर है बेटा? तो ये काफ़ी है बनाने के लिए। हम जो यूज़ करेंगे रिएक्शन वो बता देता हूँ आपको, है ना। हम लोग क्लोरोफॉर्म NaOH जहाँ पे भी यूज़ करेंगे। ठीक है, सी मेथड है बाय रिएक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड NaOH, है ना। कई जगह बनाएंगे हम लोग, रीमर टीमर रिएक्शन भी बनाते हैं। ठीक है, तो CHCl3 प्लस अगर आपने NaOH डाला तो क्या बनेगा? दिस इज गिव अस CCl2 कार्बन बनेगा, साथ में बन जाएगा NaCl और साथ में बन जाएगा H2। ये बन गया हमारा डाइक्लोरोकार्बन। ठीक है, पूरी केमिस्ट्री में कहीं पे भी आपको अगर CHCl3 NaOH दिख रहा है तो आप हमेशा क्या बना दोगे? कार्बन बना दो। ठीक है, इज इट क्लियर? चलो इतने केस काफ़ी हैं। अब इसमें दो वेराइटी आती हैं, सिंगलेट होगा, ट्रिपलेट होगा, वो सब मैं नहीं बता रहा हूँ, एक लाइन में लिखवा देता हूँ। क्या साउंड नहीं साउंड आ रही है? मतलब क्या कह रही है रचना? वॉइस क्लियर है बच्चों को? रिप्लाई करो चैट में, वॉइस क्लियर है सब बच्चों को? ओके, चलो अब मैं कह रहा हूँ बच्चों से अपने हाइब्रिडाइजेशन की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन की अगर हम बात करें तो दो टाइप के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, टाइप्स ऑफ कार्बन, टाइप्स ऑफ कार्बन्स।
पहली जो कार्बीन है उसे हम बोलते हैं सिंगलेट कार्बीन। ठीक है, ठीक है, एक एक लाइन लिख लेते हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। इन द सिंगलेट कार्बीन, इन द सिंगलेट कार्बीन बोथ इलेक्ट्रॉन्स, कौन से इलेक्ट्रॉन, ये जो दो बिंदियां लगी हैं, बोथ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स, electrons are present in different orbitals with opposite spin, है ना, different orbitals with opposite spin, है ना। और स्पिन साथ में हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इज sp2, कार्बन इज sp2। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको, कार्बन में जो हाइब्रिडाइजेशन है कार्बन का वो क्या है, sp2 है ना। एग्जाम्पल लिख सकते हैं हम लोग, CH2 डबल डॉट, CH2 डबल डॉट लिख दिया, इसमें कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। इट्स अ सिंगलेट ऑफ कोर्स। दूसरी जो वेराइटी उसे ट्रिपलेट बोलते हैं। ट्रिपलेट में क्या होता है, ट्रिपलेट में जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं वो डिफरेंट ऑर्बिटल्स में होते हैं विद सेम स्पिन होते हैं, है ना। दूसरी वेराइटी है ट्रिपलेट्स की। इसमें क्या होगा, इन द ट्रिपलेट कार्बीन, इन द, देखो अपोजिट स्पिन का मतलब क्या है, जैसे मान लो एक ऑर्बिटल इस टाइप से बनाया, एक ऑर्बिटल ये बनाया, ठीक है, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 है मतलब दो, एक p ऑर्बिटल फ्री है ना। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को रखें, है ना, इलेक्ट्रॉन्स को रखें, तो एक का स्पिन होगा ऊपर, एक का स्पिन होगा नीचे, इस टाइप से होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ट्रिपलेट में दोनों का स्पिन क्या होता है, सेम होता है। तो इन द ट्रिपलेट कार्बीन, इन द ट्रिपलेट कार्बीन बोथ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स। ये अलग अलग बनाना चाहिए था मुझे, है ना, सिंपली स्पिन बना देता हूँ, है ना। एक स्पिन अगर ऊपर होगा, दूसरा स्पिन क्या होगा, नीचे होगा, इस टाइप से होगा। इन द ट्रिपलेट कार्बीन both electrons are present in different orbitals, present in different orbitals with same spin, with same spin। ठीक है, तो जो कैटीन वाली कार्बन बनती है वो क्या होती है, वो ट्रिपलेट होती है। एग्जाम्पल, कार्बीन फॉर्म्ड बाय केटीन्स, कार्बीन फॉर्म्ड बाय केटीन्स। ठीक है, तो इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन है ना, इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन है दैट इज sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, ठीक है, ध्यान रखेंगे बेटा सभी लोग, ट्रिपलेट कार्बन यूज sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अगेन ये थोड़ा फैक्चुअल जैसा ही है, याद ही करना पड़ेगा हमको। ठीक है, अब याद रखना पड़ेगा ट्रिपलेट क्या है और सिंगलेट क्या है। सिंगलेट है तो sp2 होगा, ट्रिपलेट है तो sp हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलो, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं डिस्कस करना है। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट इंटरमीडिएट है ना, अपना जो नेक्स्ट इंटरमीडिएट है उसे हम बोलते हैं नाइट्रीन। ठीक है, इसके बारे में लिख लेते हैं, कौन सा इंटरमीडिएट होगा, फिफ्थ इंटरमीडिएट, यस और नो। फिफ्थ इंटरमीडिएट है नाइट्रीन। नाइट्रीन भी पूरी केमिस्ट्री में सिर्फ एक ही जगह आता है, उस रिएक्शन का नाम है हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। ठीक है, अपने सिलेबस में नहीं है बट आएगा बुक में, तो मैंने बता दिया। ठीक है, तो आप लिख देते हैं, इट इज द नाइट्रोजन एनालॉग ऑफ कार्बन, इट इज द नाइट्रोजन, नहीं डबलेट नहीं होता है ना साहिल, सिर्फ सिंगलेट होता है, ट्रिपलेट होता है। ठीक है, नाइट्रीन इट इज द नाइट्रोजन एनालॉग ऑफ कार्बन, ठीक है, इट इज द नाइट्रोजन एनालॉग ऑफ कार्बन। एग्जांपल लिख सकते हैं हम लोग, जैसे आर सिंगल बॉन्ड एन लिख दिया हम, ठीक है, आर सिंगल बॉन्ड एन लिख दिया,
और नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, 4 इलेक्ट्रॉन, तो इसे हम नाइट्रीन बोल सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल लिख सकते हैं, ये एग्जांपल हो गए हमारे CF3 सिंगल बॉन्ड N। ठीक है, ये नाइट्रीन का एग्जांपल। ठीक है, कहाँ बनता है एग्जांपल, ये बनता है फॉर्म्ड इन हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, सबसे लास्ट चैप्टर में पढ़ाऊंगा मैं आपको, फॉर्म्ड इन हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, है ना। ये क्लियर है सभी को? ठीक है, चलो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन की बात नहीं करता है। ठीक है, तो ये हमारे इंटरमीडिएट्स खत्म हो गए सारे, अब मैं नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, द नेम ऑफ द चैप्टर इज हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। ठीक है, अल्किल हैलाइड चैप्टर भी बोलते हैं इसको हम। ठीक है, ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप लोग एल्काइल हैलाइड। बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है, ब्यूटीफुल सा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट है ना। क्या क्या पढ़ना है वो मैं बता देता हूँ अपने बच्चों को, है ना। सबसे पहले तो हम जानेंगे अल्किल हैलाइड्स क्या होते हैं। ठीक है, अल्किल हैलाइड्स क्या होते हैं, एराइल हैलाइड्स क्या होते हैं। ठीक है, इनके IUPAC नेम पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ इनकी रिएक्शंस, जिसमें SN1 आ जाएगी, SN2 आ जाएगी, SNI कहोगे तो बता दूंगा, सिलेबस में नहीं है वैसे। E1 है, E2 है, E1C भी है। ये 3 रिएक्शंस हो गई, इन्हें एलिमिनेशन रिएक्शंस बोलते हैं। हम मार्कोनिकॉव रूल पढ़ेंगे, एंटी मार्कोनिकॉव पढ़ेंगे। ठीक है, सेटजेफ रूल भी बता दूंगा आपको। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं वो भी बता दूंगा। ठीक है, उसके अलावा कुछ रिएक्शंस पढ़ने वाले हम लोग, है ना। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे यहाँ पे, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन भी पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, कुछ हेलोफॉर्म के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा सा हेलोफॉर्म रिएक्शन पढ़ेंगे। ठीक, उसके अलावा यहाँ पे हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी पढ़ने वाले हैं ना। यहाँ पे हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी पढ़ेंगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म अलग से पढ़ाऊंगा आपको, पार्ट ऑफ द चैप्टर है ये। ठीक है, एक्चुअली पार्ट ऑफ द तो आइसोमेरिज्म है, बट 12th में आता है इसलिए यहीं पे पढ़ा देते हैं हम लोग। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, बड़ा बड़ा चैप्टर है। आप लोग मेरे साथ मतलब बोर मत होना बस। ठीक है, यही है, बाकी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। पूरी देखो, ऑर्गेनिक के जो भी चैप्टर आने वाले हैं मैं फिर से बताता हूँ, सब आपस में रिलेटेड है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपने अभी तक क्या चैप्टर पढ़ा, आपने अल्केन अल्कीन अल्काइन पढ़ा है ना, अल्केन अल्कीन और अल्काइन पढ़ लिया। ठीक है, ठीक है बेटा। इसके पहले आपने GOC पढ़ा था, थोड़ा सा GOC पढ़ा था। ठीक है, अब हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, एक तो अल्काइल हैलाइड पढ़ेंगे हम, है ना, हेलो अल्केन या हेलो एरीन्स, हेलो अल्केन और हेलो एरीन पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, इसके बाद जो अगला चैप्टर है वो है अल्कोहल फिनॉल और ईथर, अल्कोहल फिनॉल और ईथर पढ़ेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है एल्डिहाइड्स, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है अमीन्स, है ना। इसमें एरोमेटिक और एलिफेटिक दोनों पढ़ेंगे, है ना, एरोमेटिक भी एलिफेटिक भी। इसके अलावा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, अच्छा, एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में एसिड डेरिवेटिव भी हैं साथ में। ठीक है, वो भी पढ़ेंगे। उसके बाद बायोमोलिक्यूल्स है, बायोमोलिक्यूल्स के बाद नेक्स्ट चैप्टर है पॉलीमर्स। तो ये सारे चैप्टर्स हमें करने हैं, ठीक है, आने वाले टाइम में। इसके अलावा केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है, वो मैं ऑब्वियसली नहीं पढ़ाऊंगा, आप खुद ही पढ़ोगे उसको अपने आप, है ना। कौन सी दवाई खाते हैं जब सर दर्द होता है, केमिस्ट्री पढ़ने के वाला सर दर्द होगा तो अलग खाएंगे, फिजिक्स वाला होगा तो अलग खाएंगे, है ना। क्लियर है? असाइनमेंट तो हो गया था, कोई बात नहीं, मैं फिर से एक बार रिवाइज कराऊंगा स्वराज भाई साहब, मैं फिर से रिवाइज करा दूंगा। कुछ बच्चे नए भी आए हैं, खंडाला के भी बच्चे हैं, तो उनको नहीं पढ़ाया अभी। इज इट ओके अगर मैं रिवाइज कराऊं तो? ठीक है, इज इट ओके अगर रिवाइज कर लें हम लोग? ठीक है, चाले। तो ये जो चैप्टर्स हैं ये सारे चैप्टर आपस में रिलेटेड हैं। जो रिएक्शन यहाँ पढ़ेंगे वो यहाँ भी पढ़ लेंगे, जो यहाँ पढ़ेंगे वो यहाँ भी पढ़ लेंगे, जो यहाँ पढ़ेंगे वो यहाँ भी पढ़ लेंगे। तो रिएक्शन क्या है, आपस में इंटरमिंगल्ड है। ऐसा नहीं कि सब अलग अलग चैप्टर्स चलते हैं, सब जगह कार्बोकैटायन की बातें होंगी, है ना, टेंशन स्टेट की बातें होंगी। एक और अलग से चैप्टर में कराने वाला हूँ आपको,
जो बिल्कुल स्पेसिफिक होगा उसका नाम है ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स, है ना। हर साल मैं कराता हूँ और ये काफ़ी यूजफुल होता है बच्चों के लिए हमारे, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स का चैप्टर कराने में, ठीक है। काफ़ी यूजफुल रहेगा ये, हर चैप्टर में काम आएगा ये, ठीक है। तो शुरू करते हैं फिर। 1 मिनट में आता हूँ पानी लेके। ओके, तो शुरू करते हैं बेटा। अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर आप लोग मुझे कुछ आईयूपीएसी नेम लिख के बताओ, ठीक है। मैं स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ, आप लोग आईयूपीएसी नेम बताना, ठीक है। स्ट्रक्चर में लिख दे रहा हूँ अपने बच्चों के लिए, आप लोग मुझे आईयूपीएसी नेम बताना। आपकी बुक से ही देता हूँ कुछ आईयूपीएसी नेम्स। तो CH3 CH2 आईयूपीएसी नेम पूछ रहा हूँ मैं, ठीक है। CH2 Cl, CH3 CH Cl CH2 CH3 CH Cl3 CH2 Cl2 CCl4 और CH3Cl। इनके आईयूपीएसी नेम लिखने हैं। बेंजीन लिया, इसके सब पे क्लोरीन लगा दिया, इसका आईयूपीएसी नेम लिखना है। Cl हो गया, Cl हो गया। चलो सब लोग आईयूपीएसी नेम लिख के दिखाओ इनके जल्दी से, बिना गलती किए हुए। क्या करें बच्चे, ठीक है। ये जो डिलीटेड पार्ट है सिलेबस का वो एंट्रेंस में आएंगे क्या, हम पढ़ना पड़ेगा क्या, निशा कह रही है। कौन सा पार्ट डिलीट किया ये मुझे बताओ पहले आप लोग। और मुझे लग नहीं रहा कि वो हटाएंगे सिलेबस से, जेई में तो सभी आएगा, है ना। सुन रहे हो आप लोग, पढ़ लेते हैं। देखो एक आध चैप्टर का डिलीट किया है, कौन सा पार्ट डिलीट किया बता निशा बेटा, कौन सा चैप्टर डिलीट हुआ है बताइए मुझे, मुझे नहीं पता कौन सा डिलीट किया है, लिख के भेजो। हाँ, ये तो मैंने भी सुना है कि टॉपिक डिलीट हुए हैं। आप लोग मैम से नाम पूछ के बताना कौन कौन से टॉपिक हटाए गवर्नमेंट ने, ठीक है। अरे जब तक, मुझे तो लगता है पढ़ लेना चाहिए, बिकॉज आई डोंट, मुझे लगता है कि यार जेई नीट में से तो नहीं हटाने वाली है, सिलेबस बोर्ड का कम करेंगे बस, उसमें से जेई नीट में से तो नहीं हटाएंगे, ठीक है। चलो नाम लिखते हैं इनका यूपीएससी वाले। इसका नाम होगा, नंबरिंग हो जाएगी यहाँ से 1 2 और 3, इसका नाम हो जाएगा
वन क्लोरोप्रोपेन या सिंपली क्लोरोप्रोपेन बोल सकते हो, क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, इसका आईपीएस नेम क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, ये हो जाएगा 2 क्लोरोब्यूटेन। ठीक, इसका नाम हो जाएगा ट्राइक्लोरोमेथेन, इसका नाम होगा डाइक्लोरोमेथेन, इसका नाम होगा टेट्राक्लोरोमेथेन, इसका नाम होगा क्लोरोमेथेन। ठीक है, तो इनके जनरल नेम भी लिख देते हैं। इसका जनरल नेम है क्लोरोफॉर्म। ठीक है, पहले एज ए एनेस्थीसिया यूज करते हैं क्लोरोफॉर्म को, आपको पता होगा। ठीक है, और इसका जनरल नेम है कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, दिस इज कॉल्ड कार्बन टेट्राक्लोराइड। ओके, इनके ऑप्शन लिख लेते हैं। ये जो क्लोरोबेंजीन हो जाएगा, इसका नाम होगा क्लोरोबेंजीन। इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, हो जाएगा 1 2 डाइक्लोरोबेंजीन। इसका नाम हो जाएगा 1 2 3, हो जाएगा 1 3 डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है, 4 5 और 6, इसका नाम हो जाएगा 1 4 डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक, इस तरीके से हम नेमिंग लिख सकते हैं। क्लियर है सभी को? यस और नो? ठीक है, नोट कर लो सभी लोग, नोट करना है अभी, है ना? सभी को नोट करना है। क्या कह रहे हैं सर? क्लोरोफॉर्म जल्दी से काम नहीं करता ना? हाँ, क्लोरोफॉर्म स्लो होता है, इसलिए अब इन्होंने चेंज कर दिया है ना। आई थिंक अभी डिस्क्लोफेन ऐसे कुछ नाम यू है उसका, यूज करते हैं। मैं बताऊंगा आगे चैप्टर में, है ना? याद नहीं आ रहा मुझे, चैप्टर में बताऊंगा कि कौन सा आजकल एनेस्थीसिया यूज करते हैं। ईथर यूज करते हैं आजकल, आजकल ईथर यूज करते हैं क्लोरोफॉर्म के बजाय। ठीक, चलो, आजकल जो एनेस्थीसिया यूज करते हैं वो ईथर्स होते हैं। ठीक है, देखना एक बार। चलो, इसके बाद कहाँ से शुरुआत करें? हम बात करते हैं न्यूक्लियोफाइल वर्सेस इलेक्ट्रोफाइल, है। बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में जो रिएक्शन पढ़नी है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी पढ़ना है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी पढ़ना है। तो उसी से शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो आपको एक क्विक रिवीजन इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का बताइए, सबको याद है? यस और नो? एक बहुत ही क्विक रिवीजन इलेक्ट्रोफाइल वर्सेस न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, क्या होता है इलेक्ट्रोफाइल? इलेक्ट्रोफाइल होते हैं बेटा, पहली बात तो इलेक्ट्रॉन सीकिंग रिएजेंट, इलेक्ट्रॉन
सीकिंग रिएजेंट्स, ठीक है, जैसे कि इन्हें हम इलेक्ट्रॉन लविंग भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को प्यार करने वाले, है ना। दूसरी बात, दे कुड बी पॉजिटिवली चार्ज रिएजेंट्स, एग्जाम्पल के तौर पे आप बोल सकते हो H+, C+, ठीक है। तीसरा, ये हो सकते हैं न्यूट्रल रिएजेंट्स भी हो सकते हैं, जैसे कि न्यूट्रल रिएजेंट्स जिसके हमने अभी देखा था, सी डॉट देखा था, फ्री रेडिकल इलेक्ट्रोफाइल है, BF3 इलेक्ट्रोफाइल है ना। कार्बीन अगर आपको याद हो, CCl2, ये भी एक इलेक्ट्रोफाइल था, ठीक है। उसके अलावा Br2 बोल सकते हैं, Br2 को भी हम इलेक्ट्रोफाइल बोल सकते हैं। लुईस एसिड लिख सकते हैं यहाँ पे, ऑलरेडी बताया हुआ क्लास में, है ना बेटा। लुईस एसिड में, अच्छा मीटिंग खत्म हो तो ज्वाइन करना है ना, मीटिंग फिनिश हो तो ज्वाइन करना आप लोग, ठीक है। लुईस एसिड में लिख सकते हैं हम लोग BF3 AlCl3, AlCl3 हो गया। इसके अलावा FeCl3 हो जाएगा, ZnCl2 हो जाएगा, या SnCl4 हो जाएगा। SnCl4 इज ऑल्सो एग्जाम्पल। मेटल आयन विद वैकेंट डी ऑर्बिटल्स भी बोल सकते हैं, ठीक है, जैसे Fe2+ हो गया, Chromium 3+ हो गया, Mn2+ हो गया, एटसेट्रा, ठीक है। तो ये हमने कुछ इलेक्ट्रोफाइल्स की बातें कर ली, थोड़ी न्यूक्लियोफाइल की बातें कर लेते हैं, है ना। तो इनमें इसमें जो पहली वैरायटी होगी दैट विल बी सीक अ पॉजिटिव सेंटर, दिस आर न्यूक्लियस लविंग, है ना, न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज, ठीक है। दे कुड बी नेगेटिवली चार्ज ऑल्सो, ठीक है, दे कुड बी नेगेटिवली चार्ज रिएजेंट्स। एग्जाम्पल के तौर पे OH-, OR-, है ना, RCO-, इसके अलावा X-, और C-, कार्बन आयन, ठीक है। यहाँ पे हमने कार्बोकेटायंस लिखा था, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल, दी कुड बी न्यूट्रल रिएजेंट्स एज वेल, जहाँ पे लोन पेयर हो, न्यूट्रल रिएजेंट्स हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं NH3, ठीक है, RnH2 हो गया, इसमें भी लोन पेयर है, H2 हो गया,